हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करने वाले हैं और बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो क्लास 10th में बोर्ड के बच्चे हैं वो, और नॉर्मल अरेंजमेंट भी हम समझेंगे इस पावर शेयरिंग में होता क्या। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं पावर शेयरिंग से। पावर शेयरिंग जैसा नाम से आपको दिख रहा है पावर की शेयरिंग, तो ध्यान रखिएगा कि ये कोई सुपरमैन और हल्क वाले जो पावर होते हैं ना उसको बांटने की बात नहीं हो रही है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शेयरिंग की बात हो रही है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव को देता है। तो उस पावर को डिवीजन या गवर्नमेंट के पावर के डिवीजन की बात हो रही है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में होगा क्या, बहुत आसान सा है। आपको एकदम उंगलियों पे नाचेगा एसएसटी का जो ये फंडा है, कोई टेंशन नहीं होने वाली है एकदम। आपको जब हम ये सीरीज शुरू करेंगे एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के, तो आप पूरा वीडियो देखना और खुद ही समझोगे कि यार एसएसटी यानी जो फुल फॉर्म था सालों साल टेंशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम उंगलियों पे नाचेगी, आपको दिखेगा, सोशल साइंस दिखता है। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग, और इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं, इसमें हम ये समझेंगे कि दो देशों का एग्जांपल लेंगे। ऑब्वियसली बात है, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो उसी तरह दो देशों के एग्जांपल से हमें समझाया जा रहा है स्टूडेंट को कि एक पॉजिटिव पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है और एक नेगेटिव पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है। तो इसमें दो देशों की कहानी हम पढ़ने वाले हैं, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। एक में हम देखेंगे कि पावर का सही से बंटवारा होगा तो कैसे देश आगे तरक्की की तरफ बढ़ेगा, और एक में हम नेगेटिव देखेंगे श्रीलंका का, जिसमें पावर को सही से नहीं बांटा जाएगा तो कैसे देश विनाश या सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हो कि एक परिवार है, एक बाप है और दो बेटे हैं। अब जमीन जायदाद का बंटवारा बराबर होगा, अच्छे से होगा, तो दोनों भाइयों में प्यार बना रहेगा। और सेम दूसरा केस ले लो, बाप ने एक बेटे को ज्यादा दे दिया, एक बेटे के साथ गलत किया, तो ऑब्वियसली बात है दोनों भाइयों में कभी प्यार नहीं रहेगा, टकराव होता रहेगा और वो परिवार तबाह हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही अरेंजमेंट है, ये दो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, पावर शेयरिंग का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पावर शेयरिंग की कहानी को हम बेल्जियम से। बेल्जियम नाम का एक देश है, बेल्जियम। ठीक है, तो ये है कहाँ पे, ये हम पॉजिटिव पावर शेयरिंग देखेंगे, मतलब इसका पॉजिटिव व्यू देखेंगे। ठीक है, तो यूरोप आप जानते हैं कॉन्टिनेंट है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, तो उसमें से यूरोप एक हमारा कॉन्टिनेंट है जो कि कहा जाता है सबसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। तो इसी यूरोप का ये मैप देख रहे हैं, और इसी यूरोप में यहाँ पे दिख रहा है बेल्जियम। ठीक है, तो इसी बेल्जियम की कहानी है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि कौन कौन देशों के साथ ये अपने बॉर्डर को शेयर करता है, नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है बेल्जियम की, तो ये देखिए, ये है फ्रांस। ठीक है, उसके बाद आपका ये आ जाएगा जर्मनी, ये आ जाएगा नीदरलैंड, और यहां पे एक छोटा सा लग्जमबर्ग। ये 4 देश हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं जर्मनी के साथ, ये बेल्जियम के साथ। फिर से वापस रिकॉल करते हैं, एक आपका फ्रांस, दूसरा आपका नीदरलैंड, तीसरा लग्जमबर्ग, चौथा जर्मनी। ये 4 रीजन है, 4 कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो ये है बेल्जियम का एक जूम आउट मैप, तो इसको देखते हैं और इसी बेल्जियम की कहानी को समझते हैं। तो बेल्जियम की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों को जानना होगा। तो एक दिख रहा है टॉपिक, एथनिक डिवीजन। एथनिक का मतलब क्या होता है, एथनिक का मतलब होता है शेयर्ड कल्चर। मतलब एक लोकेलिटी में डिफरेंट टाइप के आइडियोलॉजी भी नहीं बोलेंगे, एक लोकेलिटी है, डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिसेस, कल्चरली प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, तो हम कहेंगे वहां का एथनिक डिवीजन ऐसा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली की बात कर लो, तो दिल्ली में हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, जैन भी होंगे, बुद्धिस्ट भी होंगे, सिख वाले भी होंगे, और साथ साथ हिंदू में भी डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज प्रैक्टिस करने वाले होंगे। तो ये सारे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हो गए, यानी एक कल्चरली डिफरेंट है वो, मतलब एक ही टाइप के प्रैक्टिसेस हो रहा है। जैसे कि मान लो हिंदुओं की बात करते हैं, तो राजपूतों का अलग शेयर्ड कल्चर चलेगा, गुज्जर का अलग चलेगा,
ब्राह्मण्स का अलग चलेगा, तो ये भी इथनिक डिवीजन हो गया। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग, यहाँ पे रिलीजन और कास्ट से मैटर नहीं कर रहा है, अलग अलग प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, वो उनको अलग बना रहा है दूसरे ग्रुप से, तो वो इथनिक डिवीजन कहलाता है। ये तो लैंग्वेज के बेस पे हो सकता है या कल्चर के बेस पे हो सकता है, किसी तरह से वो अलग है, एक सेगमेंट एक तरह है, एक सेगमेंट एक तरह है, उसको एथनिक डिवीजन कहते हैं, जो कि कल्चरली होता आ रहा है। इसलिए तुम देखोगे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जो ड्रेस मिलते हैं, जो उनके सेगमेंट है एथनिक वेयर है होते हैं, यानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो होते हैं इंडिया के, उसको एथनिक वेयर कहते हैं। तो एथनिक डिवीजन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हम बेल्जियम की बात कर लेते हैं कि कैसा इसका एथनिक डिवीजन था, यानी वहां के कैसे कैसे लोग थे। तो यहाँ पे ये बेल्जियम का दिख रहा है, दो कलर में आपको दिख रहा है, ये येलो और ये रेडिश। तो जैसा अभी हमने मैप में देखा, इधर आपका नीदरलैंड था, ठीक है, और इधर आपका फ्रांस था, और साइड में इधर जर्मनी, इधर लग्जमबर्ग, ठीक। तो जो येलोइश वाला जो रीजन है ना, ध्यान रखिएगा, ये स्टेट नहीं है, रीजन है। डिफरेंट टाइप के लोगों के अकॉर्डिंग ये 3 रीजन में डिवाइड हो गया है पूरा बेल्जियम। तो ये येलोइश वाला जो पूरा ये जो येलोइश वाला पार्ट है, जो येलो पार्ट है, इसको हम फ्लेमिश रीजन कहते हैं, फ्लेमिश, ठीक है, फ्लेमिश रीजन है। और जो रेड वाला पार्ट है, ये इसको हम वेलोनिया रीजन कहते हैं, ठीक। तो मेन वेलोनिया और फ्लेमिश ये स्टेट नहीं है, ये एक डिवीजन है कि इस इधर रेड वाले में अलग टाइप के लोग रहते हैं और येलो वाले में अलग टाइप के लोग रहते हैं। तो ये 2 टाइप के लोग थे, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाली बात हो रही है, तो इसलिए 2 कलर से डिवाइड किया गया है कि एक कलर वाले फ्लेमिश वाला पार्ट कहला गया और दूसरे कलर वाले यानी दूसरे टाइप के लोग वेलोनिया वाले पार्ट में रहते थे, ठीक है। और ये जो सिंगल ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये बीच में, ये इसकी कैपिटल है, जिसका नाम क्या, ब्रुसेल्स, ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स, ये इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स की कहानी अलग है, मतलब पूरा स्टेट एक ब्रुसेल्स की बात हो रही है, ऊपर वाला तुम्हारा फ्लेमिश रीजन और नीचे वाला आपका रेड में वेलोनिया रीजन, ठीक है। तो कैसे कैसे पॉपुलेशन थी, कितने टाइप के लोग थे, तो समझना हर देश का उसके बाउंड्री का बहुत असर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है, जैसे पंजाब को काट के पाकिस्तान बनाया, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, और जो जो पंजाब से सटा हुआ है, हमारे देश का जो पंजाब है, वो बॉर्डर वाला इलाका है जो पाकिस्तान के हिस्से में है। तो क्या वहां पे लोग जो मुस्लिम होंगे पंजाबी नहीं बोलते होंगे? बिल्कुल बोलते होंगे, क्योंकि एक लकीर ही तो है जो डिवाइड करी है, लेकिन शेयर्ड कल्चर है। एक पहले इसी टाइप के लोग रहते थे, 2 हिस्सों में बांट दिया, तो यानी बॉर्डर का असर पड़ता है, मतलब बॉर्डर वाले जो लोग होते। तो जरा सोचना, नीदरलैंड है और नीदरलैंड से ये सटा हुआ है, तो जो नीदरलैंड की भाषा होगी वो यहाँ पे भी तो आएगी ना। तो नीदरलैंड के जो लोग होते हैं कौन सी भाषा बोलते हैं? डच, ध्यान रखिएगा, डच एक लैंग्वेज है, ठीक, जो कि अक्सर आप पढ़ते हैं, डच लोग आए हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए। तो डच क्या है? एक लैंग्वेज है। नीदरलैंड का दूसरा नाम भी हॉलैंड है, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी मतलब एग्जाम में तो नहीं, लेकिन एक जनरली हॉलैंड नाम सुना होगा, तो नीदरलैंड का दूसरा नाम है। तो डच यहाँ की भाषा हो गई, और यहाँ फ्रांस है, तो फ्रांस की लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच। तो जरा समझना कि फ्रांस से इधर का इलाका सटा हुआ है और नीदरलैंड का इधर का इलाका सटा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर के लोग आपके क्या बोलेंगे? डच बोलेंगे। इधर के लोग क्या बोलेंगे? फ्रेंच बोलेंगे। और ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये जर्मनी से सटा हुआ है, तो जर्मनी का जो लैंग्वेज क्या है? जर्मन, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ आप लग्जमबर्ग, आप पूछोगे लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग जर्मन वाले लोग ही हैं, और थोड़ा सा मिक्स कल्चर है, कुछ इंग्लिश जनरली बोल रही है, जर्मन बोल रहे हैं, तो वो उनका नहीं है कि चुन्नू सा देश है, तो उतना उसको लोड नहीं देना थोड़ा सा, क्योंकि यही खुद बटा हुआ वर्ल्ड वार के समय में ये खुद नया एक देश बनाया गया था, ठीक। तो यानी मेन जो 3 ही देशों की कहानी, लग्जमबर्ग तो चुन्नू सा, तो यानी इथनिक डिवीजन में आपके आ गए। पूरे देश की अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें, पूरे बेल्जियम की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आ गए आपके डच, ठीक, उसके बाद आपके आ गए फ्रेंच, और एक आ गए जर्मन, ठीक है। तो डच पूरे देश में कितने परसेंट थे? पूरे पॉपुलेशन का 59%। फ्रेंच कितने थे?
तो पूरे पॉपुलेशन का 40%, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। और जर्मन कितने थे? 1%, तो ये आपके 100% आपका पॉपुलेशन हो गया। तो ये एथनिक डिवीजन था। कहने का मतलब कि मेजोरिटी में देखोगे, यानी सबसे संख्या ज्यादा किसकी थी? डच पीपल की थी, जो नीदरलैंड से सटे हुए लोग थे। तो यानी पूरे देश में मेजोरिटी में आपके डच थे। ठीक है, तो ये बेल्जियम, पूरे ओवरऑल बेल्जियम का एथनिक डिवीजन यानी पॉपुलेशन डिवीजन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यहाँ बात हो रही है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना, हम क्लियर कर देंगे। अब यहाँ बेल्जियम की, ब्रुसेल्स की बात कर लेते हैं। कैपिटल को थोड़ा सा अलग देते हैं, कैपिटल का भी डिवीजन देख लेते हैं। सिर्फ कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं। अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में जर्मन पीपल नहीं थे, इक्का दुक्का होंगे, तो इतने परसेंटेज वाइज में नहीं आ जाएगा कि उनको हम काउंट कर लें। तो मेन दो ही लोग रहते थे। कौन से दो होंगे? ऑब्वियस सी बात है, एक आपके डच और दूसरा फ्रेंच। तो यहाँ ब्रुसेल्स की कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ पे भी डच थे और फ्रेंच थे। ठीक है, तो डच कितने परसेंट यहाँ पे थे? यहाँ पे डच थोड़े कम थे, 20%, और फ्रेंच यहाँ पे कितने थे? 80%। अगर हम सिर्फ कैपिटल सिटी की बात कर ले, जस्ट एग्जांपल, अगर 1 लाख पॉपुलेशन हुई आपकी ब्रुसेल्स की, तो 1 लाख में 20,000 आपके कौन हो गए? आपके डच हो गए, और 80,000 कौन हो गए? आपके फ्रेंच पीपल हो गए। ठीक है, तो ये ब्रुसेल्स का अलग डिवीजन दिख रहा है। देखो, ब्रुसेल्स में अलग कहानी 80-20 की, और पूरे देश में अलग कहानी है 59-40 और 1% की। तो ये एक एथनिक डिवीजन आपको दो रीजन का समझ में आ गया, एक ब्रुसेल्स का और एक पूरे बेल्जियम का। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ पॉजिटिव, क्या इसमें हुआ, क्या नेगेटिव हुआ इसमें, तो समझते हैं। अब देखो, और हिस्ट्री का जब हम पढ़ेंगे तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जुलाई रेवोल्यूशन होता है 1830 में फ्रांस में, और इसी फ्रांस के जुलाई रेवोल्यूशन के कारण नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो जाता है। तो ये बेल्जियम इसीलिए अलग हुआ था, ये जो सेपरेशन हुआ नीदरलैंड से, इसका कौन सी ईयर में हुआ था? 1830 में, जो कि आपने हिस्ट्री चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा मतलब हम इस पे वीडियो लाएंगे अगले नेक्स्ट कुछ दिनों में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा टेंशन अब इन दोनों ग्रुप में, यानी अब चलने वाला है आपका डच और फ्रेंच, इन दोनों के बीच वर्सेस मैच कह सकते हो, डच वर्सेस फ्रेंच। क्या मैच या क्या टेंशन हुआ, समझना थोड़ा सा। ये जो पूरा मेजोरिटी में थे डच थे, ठीक है, 59% अगर डच है किसी भी इलाके में, आप समझना कि सबसे ज्यादा जो लोग होंगे तो वो चाहेंगे ना कि हमारी चले, हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले, क्योंकि हम ज्यादा हैं, हमारे अकॉर्डिंग सिस्टम चले। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने भी यही सोचा डच की पूरे देश में तो हम ज्यादा हैं, 59% है, तो गवर्नमेंट हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे लोग ही वोट करेंगे तो पॉसिबिलिटी जीतने की हमारे लोगों की है। ठीक है, तो ये इनका सोच था कि हम ज्यादा पावरफुल होने चाहिए क्योंकि हम ज्यादा हैं। लेकिन था यहाँ पे उल्टा। यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन, पावर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इनकी, वेल्थ की बात करें, पैसा, पावर, पैसा, पढ़ाई, सब में ना फ्रेंच पीपल आगे थे। तो यहाँ टेंशन का रीजन यही मिल गया, क्योंकि इनको लगता था डच को कि भाई हम ज्यादा है तो हमारा चलना चाहिए, लेकिन चलती किसकी थी? फ्रेंच पीपल की। तो इस सोच के कारण, इस प्रॉब्लम के कारण कि ये एजुकेशन में, पावर में, वेल्थ में ये ज्यादा क्यों है, तो ये लोग इनसे चिढ़ने लगे। ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी, भाइयों में भी ये हो जाती है, तो ये भी भाई भाई थे, एक ही जगह के रहते थे और टेंशन हो गई। तो 1950 जब आएगा, 1950s 60s, मतलब 1950 से 60 के टाइम पीरियड में ये टेंशन अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब बीज डल गया, अब धीरे धीरे ये ज्यादा होना लगेगा। ठीक है, तो अब समझना, ये पॉजिटिव हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे फ्रेंच पीपल
इसके अगेंस्ट कह सकते थे, लेकिन ये समझदार थे, पढ़े लिखे तो ऑब्वियसली बात है, पढ़ाई इसीलिए कहते हैं जरूरी है। तो फिर क्या होता है, इन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, हम मिलके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आप लड़ो मत, हम एक ही देश के हैं, हमको आगे बढ़ना है तो साथ रहना पड़ेगा। तो 1970 से 93 तक, ये कितने साल हो गए, लगभग 23 साल, 23 इयर्स। तो इन्होंने आपस में मिला, सोचा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवियसली बना था उससे ये खुश नहीं थे, पावर मैक्सिमम इनको मिल रहा था, फ्रेंच पीपल को। तो फ्रेंच पीपल ही खुद से इनिशिएट करते हैं कि टेंशन नहीं लेना है, और 23 सालों में इस 1970 से 93 के टाइम पीरियड में टोटल 4 टाइम्स, यानी 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। अमेंड मतलब चेंज किया गया। पहली बार हुआ 1970 में, 1917 में कुछ कमियां रह गई, फिर प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद आगे दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, और फाइनली जो चौथी बार 1993 में होता है। यानी चौथा बार जब अमेंड होके फिर बना, तो इस बार फ्रेंच पीपल तो सपोर्ट कर ही रहे थे, कॉपरेट कर ही रहे थे, डच पीपल को बड़ी खुशी हुई, हाँ ये सही है। तो ये गजब का अरेंजमेंट इन्होंने किया, 4 बार अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को 23 सालों के अंदर। और जो अरेंजमेंट निकल के आया, जो रिजल्ट निकल के आया, ये आज देश, उस वक्त तो सारे देशों ने बोला कि ये कैसा अरेंजमेंट है, इस टाइप से, मतलब कुछ लोगों ने पॉजिटिव बोला, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट आज अगर हम देखेंगे तो ये डेवलप्ड कंट्री है और कभी कोई इथनिक वॉर और इस टाइप की नहीं है, दोनों देश एकदम मस्त आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। तो क्या 4 टाइम्स जो अमेंड करके इन्होंने जो संविधान बनाया वहां पे, तो क्या था, तो इसको देखते हैं। तो एक चीज और समझिएगा, बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा, जो अगर 5 में आ रहा है या 3 मार्क्स में आ रहा है, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में, तो बेल्जियम के पावर शेयरिंग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि पावर शेयरिंग इन बेल्जियम को डिफाइन करो, डिस्कस करो, या क्या अरेंजमेंट था। दूसरा, अगर ये वर्ड नहीं आया तो वर्ड आएगा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यानी वहां का एडजस्टमेंट हुआ, एडजस्ट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, कैसे भी जो सिचुएशन है, तो एडजस्टमेंट हुआ। यहाँ पे किसने एडजस्ट किया, जो डेवलप्ड थे। डेवलप्ड कौन थे, फ्रेंच थे, तो फ्रेंच ने एडजस्ट किया ना, जो नहीं ज्यादा डेवलप थे। तो यही तो होता है 2 भाइयों में कि एक आगे जा रहा है, तो अगर बड़ा वाला यानी जो आगे है वो छोटा को हाथ दे दे तो बस बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया। तो एकोमोडेशन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग अगर आएगा तो आपको बेल्जियम ही लिखना है। एकोमोडेट मतलब एडजस्टमेंट यहाँ पे हुआ। तो देखो वही चीज लिखा हुआ है कि 4 बार अमेंड हुआ, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, क्या अरेंजमेंट था। अरेंजमेंट ये इन्होंने बनाया कि जो पावर शेयरिंग होगी ना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन से होगी। मतलब यहां पे ये रिजल्ट आया कि अगर गवर्नमेंट में फॉर एग्जांपल 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 100 एग्जीक्यूटिव्स यानी ऑफिसर्स हैं, तो ये नहीं कि 1% जर्मन वाले हैं तो 1% का रेशियो उनका आएगा, 40% फ्रेंच है तो उनका 40 का रेशियो आएगा, और 59% ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बोला 50-50 रहेगा। जर्मनी को 1% था तो उनका टसल नहीं था, वो तो साइड में बॉर्डर पे थे तो उनको उतना इशू था नहीं। मेन टसल जो था ना फ्रेंच और डच के बीच में था। तो यहाँ पे बोला गया 50-50, 50% और 50%। मतलब अगर 100 लोग गवर्नमेंट में रिक्वायरमेंट है तो 50 किससे होंगे, डच से होंगे, और 50 किससे होंगे, फ्रेंच से होंगे। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई, बहुत अच्छा था। मतलब एक हुआ ना कि तुम कम हो तो तुम्हारे लोग कम होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंच ने किया। 50-50 बोला, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, चाहे कितने भी लेवल पे गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल हो, जो भी हो, 50-50 रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नॉर्मल जो हुआ, पावर 3 लेवल पे 3 तरीकों से पावर शेयरिंग की गई। मतलब जो गवर्नमेंट का जो पावर शेयरिंग था ना, 3 लेवल पे की गई। पहला, सेंट्रल स्टेट जो होता है, जनरली हर देश में होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर किसको देती है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन जो 2 था, उस रीजन को भी पावर मिला। तो यहाँ पे देखो वही लिखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, देश है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा ही, इसमें कोई नई बात नहीं थी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो बनाई गई, उस स्टेट गवर्नमेंट 2 रीजन के अंदर जो स्टेट होंगे, ध्यान रखिएगा, दोनों रीजन फ्लेमिश वेलोनिया स्टेट नहीं थे, इन रीजन के अंदर जो स्टेट आएंगे उनको भी मतलब पावर शेयरिंग दी गई। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर दी, ठीक। तो ये हमको समझ में आ गया। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू से थी,
जो स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई उनको भी पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिससे कि वो भी खुश रहें। जैसे हमारे देश में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग लेवल पे पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग लेवल पे पावर है, ठीक है, जो कि लिस्ट से डिवाइड होता है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो पहला अरेंजमेंट समझ में आ गया, सेंट्रल, फिर स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली, जो कि फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, 2 लेवल पे पावर को बांट दिया। उसके बाद ब्रुसेल्स, जो उसकी कैपिटल थी, ब्रुसेल्स को सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी। मतलब ब्रुसेल्स को किसी के अंडर में नहीं रखा गया कि स्टेट के अंदर आएगा या सेंट्रल के अंदर आएगा, एक तरह से उसका अपना खुद का सेपरेट गवर्नमेंट सिस्टम बनाया गया, जो कि पावर उसको भी दिया गया। और यहां पे भी क्या रखा गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जरा सोचो, 80 और 20 का रेशियो था ब्रुसेल्स में, 80% फ्रेंच पीपल थे, 20% डच पीपल थे। तो होना क्या चाहिए था, सरकार अगर ब्रुसेल्स पे बन रही है, जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है हमारा, आपको पता है, और दिल्ली में भी सीएम और वहां पावर शेयरिंग अलग है हमारे यहाँ, सेम वैसे ही यहाँ पे भी पावर शेयरिंग की गई। तो 80-20 के लोग होने चाहिए, अगर 100 लोग गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो 80 इधर से और 20 उधर से। तो लेकिन ऐसा नहीं किया, एकदम 50-50 रखा। आप कम है ज्यादा है कोई मतलब नहीं, 50-50 इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया, कैपिटल गवर्नमेंट में भी, ब्रुसेल्स के लिए भी। तो देखो 3 टाइप की गवर्नमेंट बनाएगी, जैसे हमने बात किया, एक तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो जनरली होता है फेडरल स्ट्रक्चर में, दूसरा कैपिटल के लिए अलग सेपरेट गवर्नमेंट जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हर जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जो अपनी तरह का यूनिक था, जो कि जनरली नहीं होता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी कम्युनिटी वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट बनाई गई। अब इसमें देखना, जर्मन 1% थे तो उनको खराब ना लगे तो उनको भी इंक्लूड किया गया इसमें, ठीक। तो एक कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, यानी फ्रेंच आगे बढ़ते रहे, जर्मन आगे बढ़ते रहे और डच आगे बढ़ते रहे, तो इसलिए तीनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन लिया गया। मान लेते हैं कि अगर 30 लोगों की जरूरत है इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में, तो 10 + 10 + 10 यानी तीनों से इक्वल लिया गया। जर्मन से 10 लोग आएंगे, 10 लोग आपके फ्रेंच से आएंगे और 10 लोग आपके डच से आएंगे। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था, तो ये आपके लिए एमसीक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कल्चर को डेवलप करना, एजुकेशन को डेवलप करना और लैंग्वेज को डेवलप करना। तो कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन के लिए स्पेशल कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई कि तीनों जो एथनिक डिवीजन थे, एथनिक ग्रुप थे जो रहते थे, वो आगे बढ़ते रहे, फले फूले और दूधे नहाए, दूध से नहाए और फूले फले। तो ये इनका एकोमोडेशन पावर शेयरिंग था, जो कि बड़ा ही जबरदस्त था। और ब्रुसेल्स को सेपरेट गवर्नमेंट मिला तो बड़ा अच्छी बात थी कि कोई उसको इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी नहीं। तो जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन यानी पूरे यूरोप के 29-30 देश जो हैं जिनकी कॉमन करेंसी क्या यूरो है, तो उसने अपना हेडक्वार्टर भी कहाँ बना दिया, ब्रुसेल्स में बनाया, क्योंकि बड़ा अच्छा शांति व्यवस्था था वहां पे। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है, ठीक। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट था। उम्मीद करते हैं बेल्जियम का पावर शेयरिंग, एकोमोडेशन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग आपको समझ में आ गया होगा। और एक बड़ा अच्छा उदाहरण है पॉजिटिव एंड का, यानी पॉजिटिव व्यू से आप पावर शेयरिंग करते हो तो देश आगे बढ़ता रहेगा, डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेगेटिव पावर शेयरिंग की हम बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि जो देश आगे चल रहा, मतलब बढ़ रहा था, डेवलपिंग कंट्री था, अब अंडर डेवलपिंग के कगार पे आ गया या सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।